हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैट्रिसेस का वन शॉट रिवीजन। मीन्स लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया था, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी डिस्कस कर लेंगे। जेई लेवल्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन एंड हमारा स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, तो उसे जानने की कोशिश करेंगे क्लास। देखो, मैं आज तो डरावने ही क्वेश्चन लूँगा, बिकॉज वर्स्ट सिचुएशन में भी मेरे बच्चे माइंड को कूल एंड काम रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय इंटेंशन ऑफ दिस लेक्चर। अभी एक याद रखो, हमने मैट्रिसेस चैप्टर ख़त्म किया था एंड डिटर्मिनेंट हमारा 11th में ही हो चुका था। तो आज के लेक्चर में एक्चुअली वन शॉट रिविजन ही है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दोनों का एक साथ कंबाइन ही होगा। कुछ डिटर्मिनेंट के भी क्वेश्चंस मैं लूँगा एंड बाद में कुछ मैट्रिसेस के भी क्वेश्चंस ले लूँगा। जो मोस्ट रिपीटिव मैनर में ट्रिकी क्वेश्चंस है उन्हें आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। उसके पहले बहुत सारे बच्चे इन्वर्स फाइंड करने को कंटाला करते हैं, उन्हें वो मेथड ही अच्छा नहीं लगता। वो कौन एडजॉइंट माइनर कोफैक्टर वो सब फाइंड करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत सारी वाट लग जाती है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स होने चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ इन्वर्स फाइंड करने की शॉर्टकट टेक्निक एंड बाद में डिटर्मिनेंट के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो प्रीवियस जेई में आ चुके हैं तो उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, a इज इक्वल टू, ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में का थर्ड क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो आप हमने जो नोटबुक में सॉल्व किया है बड़ो एंड यहाँ पे अभी हम देखेंगे। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके नो, अभी मैं सिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट खुद का खुद करने को 1 मिनट बहुत हो गया। सो देखो क्लास, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, तो उसके लिए ऑलवेज फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट होता है। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करके लेता हूँ। सो स्टेप नंबर 1 क्या बोल दूँ क्लास? स्टेप नंबर 1 इज डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो -1 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग। बॉडी बना दिया। तो देखो यार, 1 - 9, 1 - 9 कितना होता है? -8। बाद में 1 - 6 -5 -10 प्लस 8 -2 इज द आंसर। क्लियर है? पक्का बोलो भाई। ओके, बाद में हमें क्या करना है? स्टेप 2 एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक है? देखो, ये पहले वैसे के वैसे ही लिख दो, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। बाद में क्या करना है? इसे मैं बोल रहा हूँ C1, दिस इज C2, दिस इज C3। तो C1 C2 को कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे वैसे के वैसे ही। तो क्या मिलेगा? 0 1 3 1 2 1। ओके नो? बाद में दिस इज व्हाट R1 R2 R3, तो R1 एंड R2 को कॉपी पेस्ट कर लो। तो व्हाट यू गेट? 0 1 2 0 1। R1 को कॉपी किया, बाद में R2 को 1 2 3 1 2। ये हो गया। ये प्रोसीजर है हमारी शॉर्टकट टेक्निक्स के लिए। तो हमने क्या किया? पहले नॉर्मल अपने 9 एलिमेंट्स लिख दिए, बाद में C1 C2 को कॉपी पेस्ट किया, बाद में जो नया R1 R2 बना है उसे नीचे कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद ये जो C1 है इसको उड़ा दिया, बाद में ये R1 है उसको उड़ा दिया। तो ये बचा हुआ चीज़ देखो यार, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, बचा हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है। अब हमें कैसे लिखना है? देखो, ये 4 का ग्रुप है ना, उसको कंसिडर करो। आर यू गेटिंग मी? तो ये 2/2 मैट्रिक्स दिख रहा है या डिटर्मिनेंट दिख रहा है, तो 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते थे? 2 - 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 - 3 इज -1। बाद में 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा? 2 - 1 इज 1। बट ये हम लोग देखो कॉलम वाइज जा रहे हैं, बट लिखेंगे कैसे? रो वाइज। क्यों? बिकॉज कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको पता है ना, उसका ट्रांसपोज लेते थे तब हमें एडजॉइंट मिलता था। तो ये ट्रांसपोज ले रहा है, इसलिए कॉलम को हम आंसर रो में लिखेंगे। तो क्या मिलेगा? देखो, 2 - 1 इज 1, देन 3 - 4 इज -1। तो ये फर्स्ट कॉलम का आंसर फर्स्ट रो में लिख दिया।
बाद में इनको कॉन्सेंट्रेट करो, 9 माइनस 1 इज 8, देन 0 माइनस 6, देन 2 माइनस 0 इज 2, ये हो गया। अब लास्ट वाले दो कॉलम, तो 1 माइनस 6 इज -5, देन 3 माइनस 0 इज 3, देन 0 माइनस 1 is -1. So this is what our adjoint, and 1 upon determinant, that is what -2. This is what our final answer. That's it, हो गया है। अभी मैंने आपको ये प्यार प्यार से बताया ना, तो थोड़ा टाइम लगा, बट ट्रस्ट मी क्लास, ये बहुत फास्टेस्ट मैनर में आंसर निकाल देता है। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है? वैसे भी देखो ना, हम लोग स्टेट बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते, तो ये वहाँ से ही मिल गया। एडजॉइंट के लिए जो टाइम पास होता है, सो यहाँ पे कितना टाइम लगा यार, हार्डली 30 सेकेंड लगेगा खुद का खुद करने के लिए। एक बार देखो माइंड सेट हो गया ना, तो 30 सेकेंड बहुत हो गया। माइंड सेट नहीं है तो 1 मिनट, बट रीचेकिंग हो गया, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया, तो उसको रीचेकिंग होना चाहिए क्लास। क्यों? बिकॉज हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया इन्वर्स निकालने के लिए, मिनिमम 6 to 7 मिनट्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो या कोई भी एडजॉइंट मेथड हो, मिनिमम 5 to 6 मिनट्स हम इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ सिली मिस्टेक हुआ रहेगा एंड हमारा आंसर रॉन्ग आया रहेगा तो नहीं चलेगा ना बाबा। तो हम क्या करेंगे, ये रफ पेज में आंसर निकाल के रखेंगे, एंड देन हमें चाहिए वैसे मेथड से कर लो, बट फाइनल आंसर यही लिखना है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है? या इसी को सामने रख के एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो और वॉट एवर बी द थिंग, बट यही आंसर आना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है? तो आज का टास्क क्या होगा? डेफिनेटली आपको हमारे टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक के साथ सॉल्व करके देखना है, एंड मुझे बताना है कि कहाँ पे आपकी वाट लग रही है तो, या आपको दिक्कत आ रही है तो। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन मैंने आपको ए इनवर्स का टेक्निक बता दिया, यस और नो? पक्का? ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज व्हाट वन शॉट रिवीजन। तो ये शॉर्ट रिवीजन नहीं था, ये शॉर्टकट टेक्निक था। ओके नो? तो आज का मेन एम ये शॉर्टकट टेक्निक नहीं था इनवर्स का। मेन एम क्या है? ओवरऑल चैप्टर के जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं उससे कैसे फटाफट सॉल्व करना है, उसको कैसे डील करना है, एंड ऑल दोस थिंग। तो पहले फर्स्ट हाफ में मैं डेफिनेटली डिटर्मिनेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। देखो क्लास, ये डिटर्मिनेंट, ये सारे क्या लग रहे हैं? डरावने लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे हैं, यस और नो? तो ऐसे समय ना याद रखो कि हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो कभी भी 30 मिनट्स के पहले या 20 मिनट्स के पहले, या वर्स्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो कैलकुलेशन में तो 10 मिनट के पहले आंसर निकाल नहीं सकते। इज दैट क्लियर टू यू? एंड 10 मिनट भी बहुत होता है जेई में एक क्वेश्चन के लिए, और इतना इन्वेस्ट करने के बाद अगर आंसर नहीं आया तो वाट लग गई। सो हम कुछ फुल प्रूफ टेक्निक देखते हैं जिससे हमें आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब फर्स्ट क्वेश्चन पहले रीड करो। डिटर्मिनेंट याद है 11th स्टैंडर्ड बॉस? तो 3/3 का डिटर्मिनेंट है और वेरिएबल उन्होंने x बोल दिया है, इज इक्वल टू px माइनस 12। क्या क्या क्या? इज इक्वल टू px माइनस 12, और हमें फाइंड करना है p का वैल्यू। ओके नो? अब उन्होंने कुछ कंडीशन तो बोला नहीं है, तो मैं x की वैल्यू कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं 0 प्रीफर करता था क्योंकि सब कुछ 0 0 हो जाता था, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगा। बट यहाँ पे मैं 0 यूज नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज जो मुझे फाइंड करना है उसके साथ x है ना, तो p इंटू 0 इज 0, तो p चला जाएगा, तो मैं वैल्यू कैसे p की फाइंड करूँ? सो ये तो मेरे हर एक बच्चे को कॉमन सेंस से समझा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, वो भी चलने वाला है। बट मेरे बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे x माइनस 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2x माइनस 1, बट ये x इज इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, बट यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा tedious हो जाएगा, तो 1/2 करने में कोई मतलब नहीं। तो बेटर वे देखो क्लास, x इज इक्वल टू 2
इससे ये 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? और x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो बोथ फैशन, बोथ मैनर में हमें आराम से आंसर आ जाएगा क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? तो x इज इक्वल टू 1 कुछ बच्चे सब्स्टिट्यूट कर लो एंड x इज इक्वल टू 2 कुछ बच्चे सब्स्टिट्यूट कर लो। सो आपको आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे बिकॉज 2 का स्क्वायर बड़ी वैल्यू आएगी तो कैलकुलेशन में टाइम पास हो जाएगा। सो देखो क्लास, x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाट वी गेट, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2 इज -1, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 इज 4, 3 into 1 is 3, 3 minus 3 is 0, then 1 plus 2 plus 3 6, 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1, इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज p minus 12, that's it। अरे कम ऑन मैन, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 2 into something 3 minus 0 is 3, minus 2 into 4 minus 0 is 4, minus 1 into 4 minus 18 minus 14। तो देखो क्लास, 6 minus 8 मतलब -2 प्लस 14, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो p माइनस 12 इज इक्वल टू 12, सो p इज इक्वल टू 24। p की वैल्यू क्या होगी, 24। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको समझा है कि नहीं? ओके नो? तो देखो, कभी भी इतने बड़े टर्म को एक्सपांड करने की कोशिश भी मत करना क्लास, माइंड में भी मत लाना। सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये पूरे क्वेश्चंस ना सब्स्टिट्यूशन से ही हम करने की कोशिश करेंगे। कौन करने वाला है डिटर्मिनेंट वगैरह ये सब एक्सपांड। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखो, डेल्टा आर इज इक्वल टू मीन्स डिटर्मिनेंट में कुछ तो r माइनस 1 n 6, r माइनस 1 का स्क्वायर 2n स्क्वायर 4n माइनस 2, r माइनस 1 का क्यूब 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 3n, ऐसे कुछ तो टर्म दिया है एंड उन्होंने पूछा है देन फाइंड क्या करना है, समेशन ऑफ। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, देन फाइंड समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r। अभी डेल्टा r की वैल्यू ये है और r वेरीज फ्रॉम 1 to n है। तो अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, क्या n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो r वेरीज फ्रॉम 1 to 1 मतलब r की भी वैल्यू 1 होगी। सो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1, येस और नो क्लास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो r की वैल्यू 1 है तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू r एंड n की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, r माइनस 1 r माइनस 1 r माइनस 1। यहाँ पे कुछ भी हो ना, एक रो या एक कॉलम अगर 0 0 0 दिख रहा है तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट का 0। सो दिस इज व्हाट फाइनल आंसर, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r इज इक्वल टू 0। देखो 1 के लिए भी तो वो मैच होना चाहिए ना, 2 के लिए भी मैच होना चाहिए, 3 के लिए भी मैच होना चाहिए। तो 1 के लिए जो आंसर होगा वही आंसर जनरलाइज होगा। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है बॉस? देखो यार, सम के लेंथ पे मत जाना यार, या रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मत जाना, ये तो नल्ला सम हो गया यार। वैल्यू पुट करते ही n इज इक्वल टू 1 डाला तो r इज इक्वल टू 1, ये 0 तो आंसर सीधा 0। दैट्स इट, हार्डली 3 या 4 सेकेंड, और वो भी किस चीज़ के लिए, सम को देखने के लिए। सॉल्यूशन लाने के लिए कुछ टाइम नहीं लगने वाला। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास। नेक्स्ट देखो क्लास, इन ट्रायंगल एबीसी। अब ये बढ़िया बनेगा क्लास, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना है। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है, वो आइसोसेलेस है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये जनरलाइज हो जाएगा। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो भी वॉट एवर बी द रिजल्ट वो प्रूव होना चाहिए, आइसोसेलेस होगा तो भी प्रूव होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, उन्होंने कोई कंडीशन दिया नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एबीसी रिप्रेजेंट्स व्हाट, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिप्रेजेंट्स व्हाट, इंटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके नो, ये मैंने लिखा नहीं है बट आप समझ लेना। सो
उन्होंने क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1a b 1ca 1bc डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ये गिवन डेटा है, ओके नो। तो हमें फाइंड क्या करना है, अगर ये सारा चीज गिवन है तो वो पूछ रहे साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c इज इक्वल टू हाउ मच। अब यहाँ पे ना बच्चे टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, इट्स अ डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम एंड ट्राइंगल के साथ साइन स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म कैसे रिलेट करेंगे। देखो क्लास, मैंने अभी बताया आपको, एक हिंट ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको कि यहाँ पे ट्राइंगल बोला है और स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बोला है। मीन्स व्हाट, मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल उसे एज्यूम कर सकता हूँ, एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल जब हम एज्यूम कर लेते हैं ना, तब हमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना होता है, ओरली आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल सेटिस्फाई होगा कि नहीं वो कैसे चेक करना है हमें, ए बी सी की वैल्यूज पुट करके डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ही इक्विलैटरल ट्राइंगल पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू यू, ये कंडीशन, गिवन कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। आर यू रियली गेटिंग मी। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ए बी सी की वैल्यू ए एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ना ए बी सी दिख रहा है, तो ए दो अगर आइडेंटिकल कॉलम्स होंगे या रोज होंगे तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। 11 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, आइडेंटिकल कॉलम या आइडेंटिकल रो अगर मैट्रिक्स में होंगे या डिटर्मिनेंट फाइंड करते समय दिखेंगे तो उस बंदे का डिटर्मिनेंट आता है 0। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का। तो देखो क्लास, तो मैच हो रहा है, मीन्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी सेटिस्फाई कर रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं, 60 60 60, तो ए बी सी की वैल्यू ऐसे ही मिल गई ना। और साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, साइन 60 पहले कितना होता है, √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो आंसर आएगा 9/4। दैट्स इट। एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा टाइम या क्वेश्चन रीड करने को ज़्यादा टाइम, सॉल्व करने को हार्डली 15 सेकंड, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए बॉस। इज दैट क्लियर टू यू। देखो क्लास कैसे फंसा रहे जेई वाले, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही आर्किटेक्चर को भी क्वेश्चंस है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू यू, सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चंस। क्लैरिटी, पक्का, ओके। नेक्स्ट देखो क्लास, b² + c² ab ac ab bc c² + a² ac bc a² + b², ऐसे कुछ तो टर्म दिया एंड k टाइम्स a² b² c² ऐसे बोला है, फाइंड k का वैल्यू। अब यहाँ पे भी मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है तो पक्का है, बस मैं ए बी सी तीनों को इक्वल बोल दूंगा एंड 0 नहीं इक्वेट कर सकता, बिकॉज ये 0 आ गया तो k × 0 इज 0, तो k की वैल्यू मैं कभी नहीं फाइंड कर सकता। इज दैट क्लियर टू यू। तो हमें कुछ तो अलग देखना है, दैट इज व्हाट 1 1 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, a = b = c = 1, तो ये क्या मिलने वाला है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसा 2 1 1 1 2 1 1 1 2 इज इक्वल टू k। दैट्स इट मैन। मैं क्या सॉल्व करूंगा और आपको क्या बताऊंगा यार, ये सब तो आप कर लोगे ना, चलो कर ही देंगे यार, आपको भी सब कुछ रेडीमेड चाहिए। 2 × 4 - 1 इज 3, -1 × 2 - 1 2 - 1 1 प्लस 1 × 1 - 2 इज -1, 6 - 2 4, सो k की वैल्यू आ गई 4। दैट्स इट, सिंपल है। अब डिटर्मिनेंट का लास्ट प्रॉब्लम, ओके नो, ये सारे के सारे जेई में आ चुके हैं क्लास, मतलब ये जेई में आ चुके हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके नो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चुन के ले रहा हूँ यार, जेई के पेपर उठाया है और कॉमनली ये सब पूछा गया है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन से आराम से आ रहा है, उतने ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देर आर सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस ऑल्सो ऑन डिटर्मिनेंट, बट मुझे सिर्फ आज की थीम क्या थी कि बाबा शॉर्टकट टेक्निक से कैसे फास्टेस्ट मैनर में हम आंसर निकाल सकते हैं और +4 मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू। सो उस थीम के लिए ये परफेक्ट क्वेश्चंस है, ओके नो। सो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ भी है कि जिसमें यही क्वेश्चन होंगे, बिकॉज सारे जेई में रिपीटेटिव है तो सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू।
इफ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया है बच्चा, अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एन। अब ये सम क्यों इंपॉर्टेंट बनता है मालूम है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एलर्जी होता है, कोई फंक्शन डिफाइन किया है एंड डिटर्मिनेंट में एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, तो उनको लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुका है एंड हमें नहीं आएगा, तो इसको हाथ ही नहीं लगाते। ऐसे कुछ तो सोच लेते, लेंथ देखो ना क्वेश्चन का, ऐसा बड़ो बड़ो दिख रहा है, तो वो देख के ही पहले डर जाते हैं। मुझे क्या करना है, मेरे बच्चों का ये पहले फोबिया दूर कर देना यार। ये क्या फोबिया लेके बैठे हो, तो कैसे जेईई का पेपर ही नहीं दे सकते यार, आर्किटेक्चर नहीं दे सकते, जेईई नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें का मैथ्स छोड़ना पड़ेगा। मैथ्स छोड़ने के बाद क्या बचता है तो फिर। सो देखो क्लास, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, k टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल का स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल का स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर भी है। ओके नो, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं वो पहले देखो यार क्लास, उससे बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ पे मैं 1 नहीं कर सकता, अल्फा इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये 0 हो गया तो k इंटू 0 इज 0 मिलेगा, तो k की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये समझ में आ रहा है। बाद में अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी नहीं मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता, अगर ये इक्वल हो गया तो सीधा 0 मिलेगा और k इंटू 0 फिर से k की वैल्यू नहीं मिलेगी। सो ये लिमिटेशंस को दिमाग में फिट करके हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूँ -1 एंड बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ 2। -1 एंड 2 अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो क्या होगा, देखो क्लास प्यार से सुनो, ये माइनस ऑफ -1 बेसिकली +1 हो जाएगा, और 2 वैल्यू पुट करने से 1 माइनस 2 क्या होने वाला है क्लास, -1, तो उनका स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो ये k की वैल्यू ही मिलेगी। इज दैट क्लियर टू यूर? -1 ये -1 है, -2 -3 का स्क्वायर 9, तो ये 9k बन जाएगा, और यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या मिलते हैं हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा -1 है, बीटा 2 है, तो f ऑफ 1 क्या मिलेगा, मतलब n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो अल्फा रेस टू 1, अल्फा क्या -1 रेस टू 1 प्लस बीटा रेस टू 1, मतलब क्या है 2 रेस टू 1, 2 -1 आंसर इज 1। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा रेस टू 2 प्लस बीटा रेस टू 2, सो -1 का स्क्वायर इज +1, 2 का स्क्वायर इज 4 + 1 इज 5। ऐसे करते करते हम f ऑफ 3 एंड f ऑफ 4 की वैल्यू, कितना टाइम लगेगा क्लास, 30 सेकेंड इनको निकालने के लिए। चलो बाद में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 टाइम्स k या ऐसा कुछ तो मिल जाएगा। देखो ना यार, अल्फा क्या है -1, 1 माइनस ऑफ -1 2 का स्क्वायर इज 4, ओके नो, यहाँ पे 4 मिला, बाद में 1 माइनस बीटा 1 माइनस 2 इज -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, और -1 माइनस 2 इज -3 का स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पे 9 मिला, यहाँ पे 4 मिला, 9 4 जा 36 टाइम्स k इज इक्वल टू इसका ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट, फिर भी हमें 2 मिनट्स होता है, ओके नो, तो 30 सेकेंड हम सेव कर सकते हैं बड़ों सम में से। +4 तो कंफर्म मिलेगा और 30 सेकेंड भी बचेगा अगर आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से समझाए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो क्लास, कुछ मैट्रिक्स के टेक्निक्स देखेंगे। हमने इनवर्स कैसे निकालना देख लिया था, बट कुछ एक्स्ट्रा टर्म देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोगोनल, इस टर्म के ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चन बना देंगे, ओके नो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये होगी हमारी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? आज के लेक्चर में सिर्फ ऑर्थोगोनल ये टर्म ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव वाले लेक्चर में हम मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑल दोस टर्म्स देख लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो क्लास, एकदम जेई के लिए बना हुआ क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू कॉस साइन के टर्म्स में कुछ तो दे दिया है, एंड उन्होंने पूछ लिया देन a रेस टू -50 इज इक्वल टू हाउ मच व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/12। अब ट्रस्ट मी, कोई भी नॉर्मल स्टेट बोर्ड का बंदा ये शायद से ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
अगर उसने आज थोड़ा सा 5 मिनट स्पेंड किया तो वो आराम से कर देगा। तो देखो क्लास, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने आज की थीम क्या रखी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या वो समझ लेते हैं। अब आपको पहले ही पता होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने अगर सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो अभी देख लो, मैं बता देता हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए हमें क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट वी नो दैट A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे तो A इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। तो इस रिजल्ट को हमें सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है बॉस। फर्स्ट रिजल्ट क्या हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वो पहले हमें चेक करना चाहिए। अगर इज ए ट्रांसपोज इनटू ए हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, मींस वो ऑर्थोगोनल है। एंड ऑर्थोगोनल है तो क्या नया रिजल्ट मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अभी इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे देखो क्लास, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से काम होने वाला नहीं है और एक कॉन्सेप्ट लगने वाली है, तो पूरा फोकस कर लो। हाँ क्लास, यहां पे पहले हम चेक कर लेंगे ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा यहां पे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू जो ए की वैल्यू दी है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, देन माइनस टाइम कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे प्लस टाइम कॉस थीटा साइन थीटा गेट कैंसिल, तो 0 आ रहा है यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके तो आप करके देखो शांति से। तो 1 1 0 0 1 आइडेंटिटी मिल रहा है, मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक है, मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हमें फाइंड क्या करने पूछा है, ए रेस टू माइनस 50, ए रेस टू माइनस 50 एट स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट कौन सी है बेटा? हमें अगर किसी ने बताया रहेगा एक्स रेस टू ए होल रेस टू बी इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए बी होता है, यस और नो, इंडाइसिस की कॉन्सेप्ट एट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ए रेस टू माइनस 50 दिया है, माइनस 50 को मैं -1 इंटू 50 लिख सकता हूँ, मीन्स ए इनवर्स होल रेस टू 50, ए रेस देखो ना, एक्स रेस टू ए होल रेस टू बी इज एक्स रेस टू ए बी ना, तो ये ए रेस टू -1 होल रेस टू 50 लिख सकता हूँ। एंड वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल है, सो ए ट्रांसपोज, सो ए ट्रांसपोज रेस टू 50, दैट इज व्हाट अवर आंसर। अब ए ट्रांसपोज हमें पता है क्या है वो, ये। अब उसका रेस टू 50 कैसे निकालना है, सो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो प्यार से देखो क्लास, प्यार से सुनो सुनो। ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके नो। अब ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करके देखता हूं, मतलब उसी को उससे मल्टीप्लाई करके देखता हूं। सो क्या मिलेगा, प्यार से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला कॉस 2 थीटा, देखो कॉस 2 थीटा। सेकेंड साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स एडिशन करेंगे तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस को कॉमन लेंगे तो साइन 2 थीटा ही बनेगा, माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो स्क्वायर किया, देखो हाँ क्लास, यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये जो पावर है वो यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई होगी, तो cos 2 थीटा मिल गया, sin 2 थीटा मिल गया, माइनस sin 2 थीटा मिल गया, cos 2 थीटा मिल गया। अब आप क्यूब भी चेक करके देखोगे ना तो ये cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 cos 3 थीटा, इन दिस फैशन वो बढ़ते जाएगा। तो हमें समझ में आ चुका है ए ट्रांसपोज रेस टू 50 का आंसर क्या आ जाएगा, cos 50 टाइम्स थीटा sin 50 टाइम्स थीटा देन माइनस साइन 50 टाइम्स थीटा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, एंड दिस इज व्हाट cos 50 टाइम्स थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई बाय 12 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो 50 इंटू पाई बाई 12 कितना होता है क्लास? 50 इंटू पाई बाई 12। ओके नो, एंगल में सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मैं 360 बोल दूं तो 360 मतलब क्या? 12 1 जा 12 3 जा, ये इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर लेंगे तो आंसर जो भी साइन ऑफ दैट हम फाइंड कर सकते हैं ना, यस और नो क्लास, यस और नो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का बोलो। सो साइन ऑफ ये एंगल मिल चुका है ना क्लास, तो ASTC रूल हमें पता है, वो यूटिलाइज करके ये सारे वैल्यूज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? तो वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आई नो कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं था या कम टाइम में सॉल्व नहीं हो रहा था, बट फिर भी ये मुझे आपको सिखाना था ना, तो इसीलिए बहुत टाइम लगा। अदरवाइज देखो, आप ये देखते ही आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ए ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। उसके लिए समझो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, ये रिजल्ट मिला। और यहाँ पे हमें अगर पता ही होगा कि थीटा मल्टीप्लाई होता है तो सीधा ये आंसर हम लिख देंगे। ये तो आपको मैं समझा रहा था, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखने का। इज दैट क्लियर टू यू? एंड उसमें से एक वैल्यू फाइंड करके देखने का, दैट्स इट। ऑप्शन अपने आप मिल जाता है, हर एक टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में चेक करो कि कौन सी टर्म वेरिएबल लग रही है, तो वही टर्म फाइंड करके ऑप्शन को चूज करो, दैट्स इट। तो ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझा है पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है और उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ए को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंड वो एक हमें रिजल्ट क्या दे देता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? अब देखो, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बट उसमें और एक कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करनी है। तो मैं थोड़ा सा टाइम गैप दे देता हूं, आपको ये सब रिकॉल हो रहा है कि नहीं मुझे चेक करने मिलेगा। तो बीच में एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जो दिखने में बहुत डरावना लग रहा है। ये तीनों क्वेश्चन 2020 बैच में जेई में आ चुके हैं। ओके नो, अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे, तो आप ऐसा मत सोचो कि 2020 का कोई भी एक पेपर ले लिया तो उसमें ये नहीं था वो नहीं था। हर साल देखो 8 दिन एग्जाम चलता है ना, तो 8 to 16 पेपर होंगे आपके पास। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? जनवरी में एंड अप्रैल में, सो टोटल 16 पेपर होंगे। सो उनमें से ये क्वेश्चन आ चुके हैं किसी ना किसी पेपर में। इज दैट क्लियर टू यू? देखो, e रेस टू माइनस टी, ई रेस टू माइनस टी कॉस टी, ई रेस टू माइनस टी साइन टी, ऐसे ई रेस टू माइनस टी के टर्म्स में और उसके साथ कॉस या साइन मल्टीप्लाई करके कुछ तो बड़ो मैट्रिक्स बना दिया है उन्होंने। एंड नीचे हमें बताया है ए इज इक्वल टू ये दे दिया है, एंड ऑप्शन में पूछा है देन फर्स्ट ऑप्शन ए इज इन्वर्टिबल इफ टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, नॉट इन्वर्टिबल। थर्ड ऑप्शन है इन्वर्टिबल फॉर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड डी क्या बोला है? इन्वर्टिबल फॉर टी इज इक्वल टू पाई। अब इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, एंड इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए हमें क्या पता है? दैट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम क्या करते हैं, देखो क्लास, सब में ई रेस टू माइनस टी दिख रहा है, तो ई रेस टू माइनस टी को सीधा यहाँ पे उठा दिया और बचा हुआ टर्म देख लिया। अब ना आप इसको एक्सपांड करके भी आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, बट ना एक्सपांड करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से मुझे भी दिक्कत है और मेरे स्टूडेंट को भी दिक्कत है। तो हम ऐसे समय क्या करेंगे, देखो स्मार्ट वर्क करेंगे। टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा और ये 1 1 1 वैसे ही रहेगा। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है बच्चा? 0। साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0 1, तो ये -1 -1 और ये 0, सो 2 और ये 0,
तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो ना क्लास, इसका डिटर्मिनेंट निकालना बड़ी बात है क्या? 1 - 1 2 में ऐसे सब कुछ चल रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे हम, तो बेसिकली हमें नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 इंटू e⁻π/2 इज नॉट इक्वल टू 0 ओनली। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? ये कोई तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इनटू नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू मींस नॉट इक्वल टू 0 ही आने वाला है। सो ये एक स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, बट और भी देखेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑल वैल्यूज के लिए भी तो बोला है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर चाहिए हमें, सिर्फ एक कंडीशन देख के नहीं चलेगा। अब इन्वर्टिबल फॉर t इज इक्वल टू पाई के लिए देखते हैं, तो t इज इक्वल टू पाई के लिए क्या मिला? e⁻π 1 1 1 तो वैसे ही रहेगा। अब cos पाई होता है -1, sin पाई तो 0 होता है, cos पाई होता है -1, sin पाई 0, तो ये +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 ही रहेगा, माइनस ऑफ माइनस +1। इसको भी आप कैलकुलेट करके देखोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या? ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं, मीन्स व्हाट? वो सारे रियल वैल्यूज के लिए इन्वर्टिबल होगा, तो यही सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है। आर यू गेटिंग मी क्लास? अदरवाइज देखो मेंस में क्या है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आते ही नहीं, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ये सारे रियल वैल्यूज के लिए करेक्ट है। आर यू गेटिंग मी? अगर आप इसको एक्सपांड भी करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा, sin² + cos² इज इक्वल टू 1 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें कुछ तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, दैट कांस्टेंट टर्म इनटू e⁻t, ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 ही देगा। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? अब ये क्वेश्चन समझा है, अब बीच में हमने कुछ ऑफ बेट काम कर लिया, फिर से ऑर्थोगोनल वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। बेटा आपको सच में वो समझा है कि नहीं, मुझे वो चेक करना है, बिकॉज आज के कॉम्पिटिटिव लेक्चर का मेन एम क्या था? डिटर्मिनेंट वाले प्रॉब्लम्स हमें डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करने हैं, एंड अलोंग विद दैट मैट्रिसेस की हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करनी थी, दैट इज व्हाट? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? ओके। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ना एक कुछ तो मैट्रिक्स दिया है A, एंड उन्होंने बोल दिया A⁻ इंटू A इज इक्वल टू I3। I3 मतलब क्या? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। सो ऑर्थोगोनल बता दिया। ऑर्थोगोनल मतलब हमें पता है, दिस इंडिकेट्स व्हाट? A⁻ इज इक्वल टू A इनवर्स, यस और नो। अब हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ P कितना होगा। क्या क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ P कितना होगा, ऐसे पूछा है। ओके नो, मैग्नीट्यूड तो वो प्लस और माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा। ओके। अब A⁻ इंटू A इज इक्वल टू I3 बोला है। मैं कॉन्सेप्ट एक बताता हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो क्लास, ये A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, उसका ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इनका मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे पता है 1 1, तो कुछ रिजल्ट मिल रहे। देखो क्लास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला? A1 इंटू A1 दैट इज व्हाट? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो क्या मिलेगा? B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे ही C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक ना बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे देखो क्लास, यहां पे A⁻ क्या होगा? A⁻ इज 0 2Q R, बाद में PQR माइनस R, देन P माइनस QR। ये हो गया A⁻ इंटू A करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 P P 2Q Q माइनस Q
R माइनस आर आर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? तो A ट्रांसपोज इंटू A, तो यहां पे रिजल्ट हमें क्या पता है, इज इक्वल टू, हम उन्होंने ऑर्थोगोनल बोल दिया है तो इज इक्वल टू ये बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होना ही है। तो यहां से अभी हमें स्मार्ट वर्क क्या समझा, दिस इंटू दिस करेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का आंसर 1 आएगा। तो यहां पे देखो ना क्या आने वाला है, 0 इंटू 0 इज 0, p का स्क्वायर दैट इज व्हाट, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो p इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। तो मॉड ऑफ p पूछा है तो 1/√2 इज द आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे ना आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है, इस चीज का मतलब ये जो कंक्लूजन है इसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? सिर्फ क्या यूटिलाइजेशन था, A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I3, तो यहाँ से ये ऐसा प्रोडक्ट करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 1। वहां से क्वेश्चन 4 मार्क का छूट गया क्लास, तो कुछ जरूरत नहीं थी हमें इस रिजल्ट की एंड ऑल। तो ये ना बच्चे ऑर्थोगोनल दिया है तो ज्यादा सोचेंगे, क्या मालूम है ये प्रॉपर्टी कहां पे तो यूज करनी है, ये प्रॉपर्टी कहां पे तो यूज करनी है, और पूरा दिमाग इस प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करेंगे। वेयर एज आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे वैल्यू पुट करते ही मिल रहा था, यस और नो क्लास। सो दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स एंड डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम्स। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ कि आज के फर्स्ट कॉम्पिटिटिव के लेक्चर में हमने क्या देखा, इन्वर्स की एक बेसिक टेक्निक जो स्टेट बोर्ड में आंसर को रीचेक करने के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। ओके नो, देन डिटर्मिनेंट जो मैट्रिसेस का भाई है, तो डिटर्मिनेंट के कुछ जेई के प्रॉब्लम्स हमने देख लिए। कॉम्पिटिटिव का आप एनडीए या नाटा का पेपर ले लो, उसमें डायरेक्टली वैसे के वैसे ही फिगर्स को भी चेंज नहीं किया, वैसे के वैसे ही आ चुके हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो वो हमने कवर कर लिया। एंड देन मैट्रिसेस की एक कॉन्सेप्ट कवर कर ली, दैट इज व्हाट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और 2020 के बहुत सारे पेपर्स में जो भी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, उन 3 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस अभी कर लिया। इज दैट क्लियर टू यू? So thank you for watching this video. Bye bye.